Good morning to everyone. Today we are going to start the absolute cost advantage theory. Absolute cost advantage theory is given by the Adam Smith. The main concept of absolute advantage is generally attributed to Adam Smith for his 1776 publication. The book name you know, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, in which he countered mercantilist ideas. Smith argued that it was impossible for all nations to become rich simultaneously by following mercantilism. Smith also stated that the wealth of nations depends upon the goods and services available to their citizens rather than their gold reserves. यू हैव टू गो इन द बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड में थोड़ा जाना पड़ेगा। मैं मर्केंटलिज्म सिस्टम जो मैंने बताया था आपको, उसमें मैंने ये बताया था कि उस समय जो गोल्ड माइंस सिल्वर्स जो मनी करेंसी थी, जो मनी का फॉर्म था, वो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर्स था। देन मर्केंटलिस्ट सिस्टम में कंट्रीज वे आर ट्राइंग टू बिकम मोर पावरफुल बाय getting more money and more money. For that purpose they were having the trades. और ट्रेड में क्या करते थे वो कि they were doing only exports and there was import restriction. तो उनका पर्पज ये था मर्केंटलिस्ट सिस्टम में कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे, ज्यादा से ज्यादा धन कमाए और ज्यादा से ज्यादा धन कमा करके ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बने। अब ये पावरफुल बनने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया और इंपोर्ट को डिस्करेज किया। लेकिन इसी आइडिया को एडम स्मिथ ने इनकाउंटर किया और उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि अगर हर कंट्री यही चाहेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। अब आप जैसे दो एग्जांपल ले लें कि अगर अमेरिका भी यही चाह रहा है कि हम एक्सपोर्ट करें, हम चाइना में एक्सपोर्ट करें लेकिन चाइना से कोई इंपोर्ट ना करें। चाइना भी यही चाह रहा है कि हम अमेरिका को एक्सपोर्ट तो करें और इंपोर्ट बिल्कुल ना करें। इज इट पॉसिबल टू बिकम बोथ कंट्री साइमल्टेनियसली टू बी रिच? भाई एक साथ अगर दोनों लोग यही सोच अगर रखेंगे तो दोनों में से कोई भी रिच नहीं हो पाएगा। हाँ, रादर देन एडम स्मिथ का कहना था कि अगर ये लोग ये सोच करके आगे चलना शुरू करें कि हम आपस में ट्रेड करेंगे और इन कमोडिटीज का ट्रेड करेंगे, ये आपस में तय कर लें तो शायद दोनों कंट्री रिच हो जाएंगे। तो मर्केंटलिस्ट सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यही थी कि हर आदमी गोल्ड रिजर्व को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा से ज्यादा रिच बनना चाह रहा था और वो एक साथ संभव नहीं है क्योंकि हर आदमी यही चाह रहा है, हर कंट्री यही चाह रहा है। तो एडम स्मिथ का कहना है कि सिंस द इनविजिबल हैंड, उन्होंने एक शब्द हमने बार बार आपको बताया है, एडम स्मिथ का जब भी नाम आया है कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड का। तो इनविजिबल हैंड जो है यानी गॉड अर्थात नेचर हैज प्रोवाइडेड एवरीथिंग एज ए फ्री गिफ्ट। हम लोगों को नेचर ने क्या क्या उपलब्ध कराया है? नेचुरल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तीन चीजें नेचर ने हमें उपलब्ध कराया है और हर कंट्री में ये नेचुरल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स है। एडम स्मिथ का कहना है दिस इज द एक्चुअल एसेट बाय व्हिच द कंट्री शुड ट्राई टू बिकम द पावरफुल एंड टू बिकम द रिच। यही तीन एसेट हैं जिनके माध्यम से देशों को पावरफुल और शक्तिशाली बनना चाहिए, धनी रिच बनना चाहिए, ना कि एक्सपोर्ट को बढ़ा करके और इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन करके। क्योंकि हर आदमी अगर इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहेगा, it would be very difficult to become the simultaneously to become the rich for everyone. So then there are some sorry, there are some
there are some basic assumptions, there are some background for the theory by which to which we have to discuss. Theory is based upon principle of division of labor. Division of labor का मतलब ये है कि the person who is more expert in one work, he should do the work. जैसे अगर एक स्टूडेंट हो सकता है लिखने में बहुत अच्छा हो, एक स्टूडेंट की हो सकता है ओरेटिंग कैपेसिटी अच्छी हो, तो जो लिखने में अच्छा है वो लिखने का काम करे, जो ओरेटिंग कैपेसिटी वाला है वो ओरेटिंग का काम करे। इसी तरह आप देखते हैं कि हर इंडिविजुअल की एक स्पेशलाइजेशन होती है, एक वो किसी एक पर्टिकुलर चीज में वो स्पेशलाइज्ड होता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस काम में ज्यादा एक्सपर्ट है उसको वही काम करना चाहिए। तो दिस थियरी, द एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी, इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर। सेकेंड इज फ्री ट्रेड एमंग कंट्रीज कैन इंक्रीज ए कंट्रीज वेल्थ। अभी तक क्या हो रहा था, मर्केंटलिस्ट सिस्टम में देयर वाज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है, कह रहे हैं एडम स्मिथ इज सेइंग दैट द ट्रेड शुड बी फ्री, देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शंस आइदर ऑन द एक्सपोर्ट और देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट। ना तो इंपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ना तो एक्सपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, यानी ट्रेड को बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। तभी दोनों देशों का की वेल्थ में वृद्धि हो सकती है, इंक्रीज हो सकता है दोनों देशों का वेल्थ। अदरवाइज हर आदमी, बोथ कंट्रीज विल थिंक साइमल्टेनियसली दैट दे आर हैविंग दैट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो हर आदमी जब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठेगा तो ट्रेड करोगे किसके साथ में? फ्री ट्रेड इनेबल्स ए कंट्री टू प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स पीपल बाय स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंपोर्टिंग अदर्स। तो फ्री ट्रेड से फायदा क्या होगा कि जो सर्विस और जो गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री स्पेशलाइज है वो उसी को प्रोड्यूस करेगा और उसी को प्रोवाइड करेगा। दूसरा कंट्री जिसमें दूसरी कंट्री का स्पेशलाइजेशन है वो उसमें उसको प्रोड्यूस करेगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, ऐसा माना जाता है कि इंडिया के मसाले, कपड़े, या अभी आप बात कर लीजिए तो इंडिया से हार्डवेयर ज्यादा, इंडिया हार्डवेयर इज मोर एक्सपोर्टेबल, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्टाइज ज्यादा है, हार्डवेयर इंडस्ट्री यहाँ की यहाँ एक्सपर्ट ज्यादा है। तो स्पेशलाइजेशन इंडिया की किसमें है? कंज्यूमर गुड्स में। तो इनको कंज्यूमर गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए। चाइना के पास अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, सस्ती है, चीप टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो चाइना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करे और वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडिया को भेजे। इंडिया क्या करे? कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करे और कंज्यूमर गुड्स को वो चाइना को दे। तो दोनों कंट्री को क्या होगा, सस्ते में चीप प्रोडक्ट्स विल बी अवेलेबल इन चाइना एज वेल एज इन इंडिया। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी सस्ते में उपलब्ध हो जाएगी और चाइना में कंज्यूमर गुड्स सस्ते में अवेलेबल हो जाएगा। एंड द रिजल्ट विल बी देयर विल बी मोर कंजम्पशन, मोर डिमांड एंड मोर प्रॉफिट। तो इस तरह से दोनों का ट्रेड भी बढ़ेगा और ट्रेड बढ़ करके प्रॉफिट भी बढ़ेगी। एंड नेक्स्ट इज every country should specialize in producing those products at cost less than that of other countries and exchange these products with other products produced cheaply by others। अभी हमने यही बताया कि जिन कंट्री को जिसमें स्पेशलाइजेशन ज्यादा है और कम लागत पर प्रोड्यूस कर सकते हैं कंपैरेटिवली, वो उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ना करें, क्योंकि उसमें कंपैरेटिवली उनको ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और इफर्ट भी उनको ज्यादा लगाना पड़ेगा। When one country produces a product at a lower cost and other country produces another product at lower cost, both can exchange required quantity and can enjoy benefits of absolute cost advantage। हमने यही आपको बताया
if China is producing the electrical products at cheap and low cost, then he should export the electrical equipments to the India. And India should, if India is producing FMCG products or consumer goods at low cost and has the expertise, then he should produce the consumer product and he should export the consumer products to China. Then both countries will be having the advantage of getting the product on low cost and they will have the more consumption on low cost and both countries will be benefited. यानी दोनों देशों को लाभ होगा लो कॉस्ट का. Absolute advantage is basically based on the export those goods and services for which a country is more productive than other countries. मैं इतनी देर से एग्जांपल देकर के आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी कंट्री को उसी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उसकी एक्सपर्टाइज ज्यादा है और वो उसमें ज्यादा एफिशिएंट है. And import those goods and services for which other country are more productive than it is. और उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंपोर्ट करना चाहिए जिसमें वो कम एफिशिएंट है और दूसरे कंट्री उससे ज्यादा एफिशिएंट है. क्योंकि अगर चाइना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सस्ते में कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सकता है तो इंडिया के लिए बेनिफिटेड है कि वो लो कॉस्ट वाली प्रोडक्ट का इंपोर्ट कर ले और अपने यहाँ जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट कर दे. Country should concentrate on production of goods in which it holds an absolute advantage. Absolute advantage का मतलब ये है कि अगर दो प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट में जिसमें उसको ज्यादा बेनिफिट है उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, जिसमें उसको बेनिफिट कम है उसको प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. Major nations wealth by the standard of living of its people. और इससे the benefit will be the wealth of the nations जो राष्ट्र हैं जो the country which they are trying to become more powerful by getting more and more money and more golds and silvers, they will acquire the more wealth by having the more export and import and they will become more rich also comparatively. But every theory has certain assumptions. Without the assumptions, the theory cannot be generalized and it cannot be implemented at every place. So every theory have the assumptions. हर चीज का एक assumption होता है. जैसे यहाँ पर कहा गया है कि हम explanation के लिए we are taking an example of two commodities, दो देश हैं, two countries and two commodities, दो देश हैं और दो वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं. क्योंकि अगर हम बहुत सारे देशों को एक साथ लेकर के एनालिसिस करना शुरू कर देंगे तो we cannot take the simultaneously so many examples और इतना हॉट पॉट हो जाएगा कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे आराम से. अगर हम दो देशों का दो वस्तुओं का एग्जांपल ले लें, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी का और कंज्यूमर गुड्स का. अब इसी में हम कहें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी ले लो, कंप्यूटर सेक्टर को भी ले लो, हार्डवेयर भी ले लो, क्लॉथ भी ले लो और भी जितने भी आइटम्स हैं उनको ले लो. देन एक्सप्लेनेशन करने में हमको इतना हाथ पास हो जाएगा कि देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. Second assumption is assumes total world power production and emphasis on efficiency. यानी this theory is emphasizing on the efficiency. जिसमें ज्यादा efficiency है उसको उसी को प्रोड्यूस करना चाहिए. There is no transportation cost between and within the country. Although this has been taken as an assumption, but in actual position there is always a transportation cost. कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट तो सस्ती होती है लेकिन due to transportation cost the price of the product becomes very high. जैसे अगर अमेरिका ये चाहे कि वो फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट इंडिया को कर दे, उसके पास फूड ग्रेन्स अगर सरप्लस में होगा भी तो वो इंडिया को चाह करके भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता. कारण ये होता है कि अमेरिका इतनी दूर है कि वहां से इंडिया तक आने का फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ही इतना पड़ जाएगा कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट से ज्यादा होता है। तो इसलिए अमेरिका से इंडिया चाह करके अमेरिका को फूड ग्रेन्स नहीं भेज सकता और अमेरिका चाह करके भी इंडिया को फूड ग्रेन्स नहीं भेज सकता, क्योंकि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत लो होती है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा पड़ जाती है इतनी दूर के देशों में। तो इसलिए ये एज्यूम किया गया इस थ्योरी में, ट्रेड इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज very less transportation cost or transportation cost is assumed as to be zero. Factors are easily mobile within a country and immobile between the countries. Factors of production, देखिए अगर factors of production जैसे लेबर है, सस्ता लेबर अगर चाइना में है, अगर वो इंडिया में आ जाए तो यही सस्ता प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, फिर हम चाइना से प्रोडक्ट क्यों मंगाएंगे। अगर यहाँ का की टेक्नोलॉजी चाइना में चली जाए तो वहीं पर प्रोडक्ट सस्ता बनना शुरू हो जाएगा, तो हम चाइना हमसे प्रोडक्ट क्यों मंगवाएगा। तो इसीलिए पहले ही ये ज्यूम किया गया है कि द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक कंट्री के अंदर तो मूव कर सकते हैं लेकिन एक कंट्री के बाहर मूव नहीं कर सकते, जबकि करंट मॉडर्न एज में इस करंट सिचुएशन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मूवेबल, मूव कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि थियरी दिस थियरी वाज गिवन इन 1776 एंड वी आर लर्निंग द थियरी, वी आर रीडिंग द थियरी एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो हमें उन एजम्पशंस को एज्यूम करके यहाँ चलना पड़ेगा जो उस समय एजम्पशंस दी गई थी। एंड देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि सारे लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, सारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। हियर इन इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज, जब फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की जाएगी तो इकोनॉमिक टर्म में फुल एम्प्लॉयमेंट मींस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। ओनली लेबर इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, केवल लेबर को ही सारे लोगों को रोजगार मिल जाए यही फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज मींस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मशीन, मटेरियल, सब का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है तभी फुल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट द फुल एम्प्लॉयमेंट। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। There are two countries, Ghana and South Korea. Ghana is producing cocoa and South Korea is producing rice. Ghana को कोकोआ प्रोड्यूस करने में 10 यूनिट का लेबर लगता है, जबकि राइस को प्रोड्यूस करने में 20 यूनिट का लेबर लगता है। साउथ कोरिया को कोकोआ प्रोड्यूस करने में 40 यूनिट लेबर लगता है एक टन कोकोआ प्रोड्यूस करने में, जबकि एक टन राइस प्रोड्यूस करने में 10 यूनिट लेबर लगता है। तो अब आप एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें तो देखिए खाना को दोनों कमोडिटी प्रोड्यूस करने में साउथ कोरिया से ज्यादा एक्सपर्टाइज हासिल है। अब देखिए घाना 10 यूनिट्स लेबर लगा करके 10 लेबर लगा करके एक टन कोकोआ प्रोड्यूस कर सकता है और केवल 20 यूनिट लेबर लगा करके राइस प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि साउथ कोरिया 40 यूनिट लेबर लगा करके कोकोआ प्रोड्यूस कर सकता है और 10 यूनिट लेबर लगा करके राइस प्रोड्यूस कर सकता है। यानी घाना को इस कंडीशन में साउथ कोरिया से कोई भी ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। क्यों? आर यू गेटिंग द पॉइंट? एनीवन? No one is listening. Yes sir. Yes sir. तो कोई इसका रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? तो ऐसे में तो ट्रेड नहीं होना चाहिए कि घाना 10 यूनिट लेबर लगा के कोकोआ एक टन कोकोआ प्रोड्यूस कर रहा है, 20 लेबर लगा करके राइस प्रोड्यूस कर रहा है। साउथ कोरिया 40 लेबर लगा के एक टन कोकोआ प्रोड्यूस कर रहा है और 10 यूनिट लेबर लगा करके एक टन राइस प्रोड्यूस कर रहा है।
तो घाना को तो दोनों में एक्सपर्टाइज हासिल है साउथ कोरिया की कंपैरिजन में, तो ऐसे में ट्रेड तो नहीं हो पाएगा। then what should happen? चलिए आप लोग बिल्कुल माइक बंद करके कैमरा बंद करके और कितना सुन रहे हैं वो मालूम है कि देखिए घाना जो है कंपैरेटिवली अगर देखिए तो एब्सोल्यूट टर्म में घाना कोकोआ के प्रोडक्शन में कम लेबर लगा रहा है, जबकि राइस के प्रोडक्शन में ज्यादा लेबर लगा रहा है। अगर हम इसको ये माने कि घाना इज having more expertise in producing the cocoa, then he should produce the cocoa. अब साउथ कोरिया पर आइए। साउथ कोरिया is producing 40 units using 40 unit of labor to produce 1 ton cocoa. 1 टन कोकोआ प्रोड्यूस करने के लिए 40 यूनिट लेबर लगा रहा है, लेकिन राइस को प्रोड्यूस करने में केवल 10 यूनिट लेबर लगा रहा है। और इसको मतलब South Korea is having more expertise in producing the rice. अब दूसरा comparatively देख लीजिए, in production of rice, South Korea is taking less unit of labor in comparison of Ghana. घाना के कंपैरिजन में घाना 20 यूनिट लेबर लगा रहा है, जबकि साउथ कोरिया 10 यूनिट लेबर में ही उतना प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो साउथ कोरिया को मोर एक्सपर्टाइज किसमें है? राइस के प्रोडक्शन में। घाना को ज्यादा एक्सपर्टाइज किसमें है? कोकोआ के प्रोडक्शन में। प्लीज ऑफ योर माइक। तो देन they should have the trade. South Korea should export the rice to Ghana and Ghana should export the cocoa to the South Korea. This is the absolute advantage theory. इसको आप लोग सुन लीजिए, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको इसको समझने में। अब इसको देखिए, इसी को ग्राफ के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश किया है कि राइस के प्रोडक्शन में साउथ कोरिया को मोर एक्सपर्टाइज हासिल है। साउथ कोरिया इज टेकिंग ओनली 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, 10 unit of labor in producing the 1 ton rice, while Ghana is taking 20 unit of labor for producing 1 ton rice. अब इसी को अगर हम एक्सपोर्ट कर दें तो घाना क्या करेगा? उसके पास 10 यूनिट लेबर विल बी सरप्लस फॉर प्रोड्यूसिंग द कोकोआ। वो कोकोआ ज्यादा प्रोड्यूस कर लेगा और राइस को वो साउथ कोरिया से इंपोर्ट कर लेगा, और साउथ कोरिया भी यही कर सकता है। he will import the cocoa from the Ghana and he will have the more production। जो उसके पास बचा हुआ लेबर है, 40 लेबर लगा रहा था उतना कोकोआ प्रोड्यूस करने में, उसके पास 30 यूनिट का लेबर अपने आप बच जाएगा। अब 30 यूनिट का जब लेबर बच जाएगा तो उससे वो मोर राइस का प्रोडक्शन, ज्यादा राइस का प्रोडक्शन कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। चलिए फिर से एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। वाइन और घड़ी या टीवी। फ्रांस 1 घंटे में 1 लेबर लगा करके 1 वाइन का प्रोडक्शन कर सकता है, जबकि जापान 2 वाइन का प्रोडक्शन कर सकता है। फ्रांस 1 घंटे में 5 टीवी का प्रोडक्शन कर सकता है, जबकि जापान 3 टीवी का प्रोडक्शन कर सकता है। यानी अगर देखा जाए तो वाइन के प्रोडक्शन में जापान और फ्रांस को दोनों को एक्सपर्टाइज है, लेकिन कंपैरेटिवली किसको एक्सपर्टाइज हासिल है? फ्रांस को वाइन के प्रोडक्शन में ज्यादा एक्सपर्टाइज है, जबकि जापान को टीवी के प्रोडक्शन में ज्यादा एक्सपर्टाइज है। तो फ्रांस को क्या करना चाहिए? टीवी जापान से मंगानी चाहिए और जापान को वाइन क्या करना चाहिए? फ्रांस। This is the example.
एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का एडवांटेज क्या है? द फर्स्ट एडवांटेज इज स्पेशलाइजेशन. Specialization of labor leads to higher productivity and allows to achieve less labor cost per unit of output. मतलब अगर हम इस स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में, तो हमें जो लेबर कॉस्ट लगानी पड़ेगी वो कम लगेगी, एंड द प्रोडक्ट विल बी चीप एंड इट विल बी कंज्यूम्ड बाय सो मेनी पीपल्स. ये लोगों के परचेजिंग कैपेसिटी में आ जाएगी क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है. सुटेबिलिटी ऑफ द स्किल्स ऑफ लेबर. एक तो जो जिस चीज का प्रोडक्शन में है, जैसे लखनऊ में जरदोजी का काम होता है, तो यहाँ पर वो कारीगर ज्यादा इजिली अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पर उस चीज का काम होता है. तो द प्लेस वेयर द प्रोडक्शन इज बीइंग डन, द लेबर आर मोर स्किल एट दैट प्लेस. तो उस स्किल का हम उसी में प्रयोग करें. अब एक जरदोजी के जो चिकन पर काम करने वाला है, उससे हम कहें कि चलो तुम अलीगढ़ के ताले बनाओ, या अलीगढ़ के ताले बनाने वाले से हम कहें चलो तुम जरदोजी का काम करो, इज इट पॉसिबल? ना तो ये पॉसिबल है ना फीजिबल है, और इससे लेबर का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा. अलीगढ़ के लोग ताला बनाने में एक्सपर्ट हैं तो वो अलीगढ़ का ताला बनाए. लखनऊ के लोग चिकनकारी में सिद्धस्त हैं, दे आर मोर एक्सपर्ट इन द चिकनकारी ऑफ द लखनऊ, देन दे शुड हैव द एक्सपर्टाइज इन चिकनकारी. तो देन लखनऊ को अलीगढ़ में चिकन भेज देना चाहिए, एंड दे शुड अलीगढ़ से क्या होगा, वहां से ताला बनेगा और लखनऊ को भेज दिया जाएगा. दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेड और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी. इकोनॉमीज ऑफ स्केल हेल्प्स टू रिड्यूस स्केल एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. इसको मैं अभी आपको बता चुका. एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का significance क्या है? The significance is more quantity of both products, increased standard of living for both countries, increased production efficiency. हमने आपको अभी बताया कि production efficiency बढ़ जाती है because they are having the more expertise in their products. Increase in global efficiency and effectiveness, maximization of global productivity and other resources productivity. बट देयर आर सर्टेन लिमिट्स. हमने पहले ही इस लिमिट्स को शुरुआत में ही बता दिया था कि एब्सोल्यूट एडवांटेज फॉर मेनी कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो भी उसमें एक्सपर्टाइज है, हम भी उसी में एक्सपर्टाइज है. तो बोथ कंट्रीज आर हैविंग द सेम एक्सपर्टाइज इन सेम प्रोडक्ट, देन उसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं हो पाएगा. कंट्री का साइज वेरी करता है. अब हम नेपाल से कहें कि हम इंडिया का कंपैरिजन करें तो देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बोथ कंट्रीज. कंट्री डिफरेंस इन स्पेशलाइजेशन, ये हमने पहले ही बताया कि स्पेशलाइजेशन की वजह से ही एक्सपोर्ट पॉसिबल है और ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी है. लेकिन बहुत सारे कंट्रीज को किसी चीज में भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता है. डील्स विद लेबर ओनली एंड नेग्लेक्ट्स अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये सही है कि लेबर ही केवल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है, टेक्नोलॉजी होता है, मशीन्स होती हैं. अब आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा स्किल्ड लेबर रखते हैं, लेकिन उनके पास मशीन ही नहीं है अच्छा सा, उनके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है, देन द लेबर विल नॉट बी एबल टू हैव द प्रॉपर प्रोडक्शन बेस. नेग्लेक्टेड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. हमने पहले ही शुरू में बताया था कि एजम्पशन में लिया गया है देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जबकि एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैव द मोर इफेक्ट. अब कोई भी प्रोडक्शन आप यूपी से बना करके और तमिलनाडु भेजिए तो देन देयर विल बी सर्टेनली द प्रोडक्शन कॉस्ट, और उसकी वजह से कई बार कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ जाती ही है. थियरी इज बेस्ड ऑन assumptions that exchange rates are stable and fixed. एक्सचेंज रेट स्टेबल होता ही नहीं क्योंकि वी आर ऑल हैविंग द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इन ओवर द वर्ल्ड. एक्सचेंज रेट का मतलब यहाँ करेंसी एक्सचेंज की बात होती है कि हमने $1 दिया, कितने रुपए मिलेंगे, ₹1 और या कितने रुपए दे करके हमको $1 मिलेगा. आज के रेट में और एक महीने के बाद के रेट में always there is a difference. It also assumes that labor can switch between products easily and they will work with same efficiency which in reality cannot happen. हमने अभी भी एग्जांपल दिया. अब जैसे एग्जांपल हमने लिया कि राइस का प्रोडक्शन और कोकोआ का प्रोडक्शन. अब राइस से जो बचा हुआ, जो राइस की प्रोडक्शन से लेबर बच जाएगा और उसको खाना यूज करना चाहे कोकोआ में,
So they are having the production in agriculture field, in rice, and cocoa is having a different field. तो उस लेबर को कई बार, ये तो मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर की बात रही, लेकिन अगर टीबी प्रोडक्शन और वाइन के प्रोडक्शन की बात कर लीजिए तो टीबी इज हैविंग द मोर टेक्निकल वर्क देन द वाइन। वाइन का प्रोडक्शन फिजिकल लेबर लगता है, टीबी के प्रोडक्शन में टेक्निकल लेबर लगता है। तो टेक्निकल लेबर को आप स्विच कराना चाहें प्रोडक्शन फिजिकल लेबर में, तो इट इज नॉट पॉसिबल इन एनी केस ऑलवेज। तो दिस वाज द ऑल द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो अगले लेक्चर में पूछ लीजिएगा। आई एम गोइंग टू शेयर द सरप्राइज क्विज 2 and